हाँ बेटा, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। पिछली क्लास में हमने क्या पढ़ा था बेटा? पिछली क्लास में हमने देखा था कंकाली पेशियों की संरचना। हमने क्या देख लिया था? कंकाली पेशियों की संरचना। आज हम इस क्लास में देखेंगे बेटा क्या क्या देखना आज अपने को देखना है। जैसे हमने देखा था, एक तो जो संकुचनशील प्रोटीन होती है उनकी संरचना और संकुचन की क्रियाविधि। बात समझ में ना? क्या देखेंगे हम? संकुचनशील प्रोटीन की संरचना और संकुचन की क्रियाविधि। ठीक है, तो बेटा जैसे हमने देखा था कि हमने पढ़ा था कि आई बैंड और ए बैंड। हमने क्या पढ़े थे? आई बैंड और ए बैंड। आई बैंड जो होता है बेटा, आई बैंड में कौन सी प्रोटीन होती है? आई बैंड में होती है एक्टिन प्रोटीन। आई बैंड में कौन सी होती है? एक्टिन प्रोटीन होती है। और ए बैंड में होती है दोनों मायोसिन और एक्टिन। अब हम इन दोनों प्रोटीन की संरचनाओं के बारे में देखते हैं कि ये किस तरह की संरचना से बनी हुई है। तो सबसे पहले बेटा हम बात करते हैं किसकी? सबसे पहले हम बात करेंगे एक्टिन की। किसकी बात करेंगे? एक्टिन। एक्टिन प्रोटीन की बात करते हैं। तो बेटा एक्टिन प्रोटीन जो होता है, अगर हम बात करें कि एक्टिन प्रोटीन के गुण क्या होते हैं, कि एक तो क्या होती है, ये लंबी होती है, पतली होती है, लंबी, पतली और प्रत्यास्थ। लंबी होती है, पतली होती है और प्रत्यास्थ होती है। ठीक है, अगर हम देखें बेटा इसकी संरचना में, अगर अपन देखते हैं कि ये तीन तत्वों या तीन कंपोनेंट्स की बनी हुई होती है, जिसमें एक होता है कौन? ट्रोपोमायोसिन। और ये जो ट्रोपोमायोसिन होता है बेटा, ये कैसा? इसमें जो एक्टिन होती है, इसमें दो रज्जू किसके होते हैं? दो लड़ियां किसकी होती हैं? ट्रोपोमायोसिन की। किसकी होती हैं? ट्रोपोमायोसिन की। तो यहाँ पर अगर अपन बात करें, ये क्या है बेटा? ये दो हैं, ये जो एक दूसरे के ऊपर श्रृंखलाकार रूप से व्यवस्थित होती हैं, ये है बेटा ट्रोपोमायोसिन। ये क्या है? ट्रोपोमायोसिन। ठीक है, और ट्रोपोमायोसिन के दो रज्जू होते हैं, और इस ट्रोपोमायोसिन के दोनों रज्जुओं के चारों तरफ गोलाकार एफ एक्टिन, गोलाकार प्रोटीन एफ एक्टिन उपस्थित होती है। ये देखिए इस तरह से इसके चारों तरफ क्या होती है बेटा? इसके चारों तरफ होती है एफ एक्टिन। ये हो गई कौन सी बेटा? एफ एक्टिन। ठीक है, ये अपनी गोलाकार प्रोटीन एफ एक्टिन। ठीक है, अगर बेटा अब ये देखते हैं कि इसी ट्रोपोमायोसिन पर कहीं कहीं पर, इस ट्रोपोमायोसिन पर कहीं कहीं पर एक विशेष प्रकार की प्रोटीन उपस्थित होती है, जिसको अपन कहते हैं ट्रोपोनिन। कौन सी उपस्थित होती है? ट्रोपोनिन। कौन सी प्रोटीन उपस्थित होती है बेटा? ट्रोपोनिन। और ये जो ट्रोपोनिन है, ये बेटा तीन लग के रूप में होती है, मतलब तीन लड़ियां पाई जाती है, इसके अंदर तीन समूह होते हैं, मतलब इसमें त्रिलक होता है। ये किससे बनी होती है? त्रिलक से बनी हुई होती है। ठीक है, मतलब तीन यूनिट होती हैं इसकी, कुल मिला के इसकी तीन इकाइयाँ होती है, जिसमें से एक इकाई निरोधक होती है, एक इकाई कैल्शियम आयन के लिए बंधन स्थल उपलब्ध कराती है, और तीसरी जो होती है वो ट्रोपोमायोसिन के साथ जुड़ी हुई होती है। ठीक है, इस तरह से बेटा ये किसकी संरचना के बारे में बात करें हम? एक्टिन। और एक्टिन प्रोटीन किसमें होती है बेटा? एक्टिन प्रोटीन जो होती है वो किसमें? आई बैंड के अंदर, जो हल्का क्षेत्र होता है, उस हल्के क्षेत्र में ये प्रोटीन उपस्थित होती है। ठीक है, अगर हम बात करें बेटा किसकी? ये अब यहाँ पे अगर अपन बात करते हैं कि ये जो ट्रोपोनिन है, इस ट्रोपोनिन के नीचे मायोसिन बंधन स्थल पाया जाता है। इस ट्रोपोनिन के नीचे क्या उपस्थित होता है? मायोसिन बंधन स्थल, जहां से मायोसिन प्रोटीन आकर के जुड़ेगी। ठीक है, और इसको क्या करना पड़ेगा? अनावृत, जो कि हम किस में देखेंगे? हम देखेंगे क्रियाविधि में। किसकी? संकुचन की क्रियाविधि में। तो ये किसकी संरचना हो गई बेटा? ये हमने बात कर ली किसकी? हमने एक्टिन प्रोटीन की बात कर ली। तो अगर हम बात करते हैं दूसरी कौन सी होती है बेटा? मायोसिन। दूसरी होती है अपने पास मायोसिन। मायोसिन जो होती है बेटा, मायोसिन जो होती है वो एक बहुलक होता है। मायोसिन मीरोमायोसिन का बहुलक होता है, मतलब इसका एकलक क्या हो गया? मीरोमायोसिन। ठीक है, तो मीरोमायोसिन की अगर अपन संरचना देखते हैं बेटा, तो मीरोमायोसिन जो होता है इस तरह से एक
संरचना होती है। ठीक है, अगर हम बात करें, देखिए ये इस तरह से इसकी संरचना अगर अपन देखते हैं तो ये ऐसे, इस तरह से बेटा ये क्या होती है, एक मीरोमाइसिन की संरचना होती है। इस मीरोमाइसिन की संरचना में जो होता है बेटा, एक तो होता है इसका सिर भाग, एक क्या होता है सिर भाग, और दूसरी उसकी होती है पूंछ। एक मीरोमाइसिन का, ये बेटा किसकी संरचना है, मीरोमाइसिन, मीरोमायोसिन, ये संरचना किसकी है, मीरोमाइसिन। और ये जो मीरोमाइसिन होता है ये बेटा किसका, ये मायोसिन का एकलक होता है। इसका मतलब ये कह सकते हैं कि ये जो मायोसिन प्रोटीन होती है, मायोसिन जो होती है वो मीरोमाइसिन का बहुलक होता है। ठीक है, और ये जो मीरोमाइसिन है बेटा, ये दो भागों से बना हुआ होता है, एक इसका सिर भाग होता है, दूसरा इसकी पूंछ भाग होती है। सिर भाग होता है और पूंछ भाग होती है। तो यहाँ पर अगर अपन बात करते हैं बेटा इस सिर भाग की, अगर अपन बात करें तो इस सिर भाग के ऊपर, यहाँ पे सिर भाग में ये दो बंधन स्थल पाए जाते हैं। सिर भाग में दो बंधन स्थल पाए जाते हैं, जिनमें से एक होता है एक्टिन बंधन स्थल, एक्टिन बंधन स्थल, एक होता है एटीपी बंधन स्थल। इसमें दो प्रकार के बंधन स्थल पाए जाते हैं बेटा, एक होता है एक्टिन बंधन स्थल और दूसरा होता है एटीपी बंधन स्थल। जैसे कि एक्टिन के ऊपर क्या होता है, एक्टिन के ऊपर होता है मायोसिन बंधन स्थल, तो मायोसिन के ऊपर होता है एक्टिन बंधन स्थल। ठीक है, और इसके साथ इस पर एटीपी बंधन स्थल भी पाया जाता है, जहाँ पर एटीपेज एंजाइम उपस्थित होता है। ठीक है, हम बात करें बेटा इसके सिर भाग की, तो जो सिर भाग होता है बेटा, सिर भाग भारी होता है। इसका सिर भाग क्या होता है, भारी होता है, इसलिए इसको अपन भारी मीरोमाइसिन या HMM, हैवी मीरोमाइसिन, भारी मीरोमाइसिन कहते हैं। जबकि इसका जो पूंछ भाग होता है वो हल्का होता है, तो इसको अपन कहेंगे हल्का मीरोमाइसिन, LMM। बात समझ में आएगी बेटा? ठीक है, तो मतलब ये कह सकते हैं कि जो मीरोमाइसिन होता है इसका सिर भाग भारी होता है, इसका सिर भाग भारी होता है, इसलिए इसको अपन क्या कहेंगे, भारी मीरोमाइसिन। और इसका जो पूंछ भाग होता है वो हल्का होता है, इसके लिए अपन क्या कहेंगे, हल्का मीरोमाइसिन। ठीक है, तो ये बेटा ये क्या, ये संरचना होगी किसकी, संकुचनशील प्रोटीन की, एक्टिन और मायोसिन की। तो एक्टिन जो होती है 3 कंपोनेंट की बनी हुई होती है, ट्रोपोमायोसिन जिसके 2 रज्जु होते हैं, 2 लड़ियाँ होती हैं, इसके चारों तरफ एफ एक्टिन के मॉलिक्यूल लगे हुए होते हैं। ठीक है, और ट्रोपोमायोसिन पर कहीं कहीं पर ट्रोपोनिन प्रोटीन उपस्थित होती है जो त्रिलक होती है। ठीक है, और इस ट्रोपोनिन के नीचे जो होता है वो क्या, मायोसिन बंधन स्थल पाया जाता है। इसी प्रकार से अगर अपन बात करें कि ये जो एक्टिन होती है वो कैसी होती है, ये बेटा ये लंबी पतली और प्रत्यास्थ होती है। जबकि मायोसिन के बारे में अगर अपन बात करते हैं तो मायोसिन कैसी होती है, मोटी, छोटी मोटी और अप्रत्यास्थ, छोटी होती है, मोटी होती है और अप्रत्यास्थ होती है, और केवल एक लक की बनी हुई होती है। मतलब ये बहुलक होता है जो किसका, मीरोमाइसिन का होता है, जो मीरोमाइसिन का बहुलक होता है। और जो मीरोमाइसिन होता है बेटा 2 भागों में बटा हुआ होता है, सिर भाग और पूंछ भाग। सिर भाग जो होता है उसके ऊपरी भाग पर एक्टिन बंधन स्थल और एटीपी बंधन स्थल पाए जाते हैं, और ये सिर भाग भारी होता है, इसलिए इसको अपन भारी मीरोमाइसिन या HMM कहते हैं। ठीक है, पूंछ भाग जो होता है बेटा हल्का होता है, लंबा होता है लेकिन हल्का होता है। ठीक है, और हल्का होने की वजह से इसको अपन क्या कहेंगे, हल्का मीरोमायोसिन या लाइट LMM, लाइट मीरोमायोसिन। ठीक है, ये हमने पढ़ ली संरचना किसकी बेटा, एक्टिन और मायोसिन की। अब हम देखते हैं बेटा किसकी, संकुचन की क्रियाविधि। किसकी बात करेंगे हम, संकुचन की क्रियाविधि। ये संकुचन किस प्रकार से होता है, हमारी जो कंकाली पेशियां हैं इनमें संकुचन और शिथिलन किस प्रकार से होता है। ठीक है, तो बेटा अब हम देखते हैं क्या, संकुचन की क्रियाविधि। संकुचन की क्रियाविधि। ठीक है, कैसे संकुचन होता है बेटा। ठीक है, तो बेटा सबसे पहले समझने की बात यह है
कि संकुचन के लिए जो आवेग होता है वो हमारे मस्तिष्क से आएगा, ठीक है। और कौन सी तंत्रिका के द्वारा आएगा? प्रेरक तंत्रिका के द्वारा, क्योंकि इसमें बेटा संवेदी तंत्रिका भाग नहीं लेती है, क्योंकि ये हमारे नियंत्रण में काम करता है, हमारी इच्छा से काम करता है, हम चाहें वो काम करें। तो इसके लिए जो आवेग होता है बेटा कहाँ से आता है? ये केवल आवेग आएगा कहाँ से? प्रेरक तंत्रिकाओं के द्वारा, क्योंकि तंत्रिकाएं हमें पता है कि दो प्रकार की होती हैं, संवेदी और प्रेरक। तो प्रेरक तंत्रिकाएं जो होती हैं, प्रेरक तंत्रिकाओं के द्वारा आवेग आएगा कहाँ तक? पेशियों तक, ठीक है। किसका? संकुचन का आवेग। अब बेटा हमें पता है जैसे आवेग निकला तो आवेग तंत्रिका तंत्र के द्वारा आएगा, और तंत्रिका तंत्र की जो कोशिका होती है वो कौन सी होती है? तंत्रिका कोशिका या न्यूरॉन, ठीक है। और न्यूरॉन के भाग हमने पता है कि इसमें साइटोन होता है, इसमें डेंड्रॉन होता है, डेंड्राइन होता है और एक्सोन होता है। एक्सोन की जो शाखाएं होती हैं उसको अपन क्या कहेंगे? टीलोडेंड्रॉन। एक्सोन की शाखाओं को अपन क्या कहेंगे? टीलोडेंड्रॉन। और टीलोडेंड्रॉन के जो अंतिम सिरे होते हैं, टीलोडेंड्रॉन का बेटा जो अंतिम सिरा होता है वो कैसा? एक घुंडी के आकार का होता है। ऐसे कैसे होता है? एक घुंडी के आकार का होता है, ठीक है। इसको अपन कहते हैं सिनेप्टिक घुंडी, सिनेप्टिक घुंडी, ठीक है। और इस सिनेप्टिक घुंडी में बेटा क्या होता है? इस सिनेप्टिक घुंडी में सिनेप्टिक आशय उपस्थित होते हैं। क्या उपस्थित होते हैं? सिनेप्टिक आशय। ये बेटा होते हैं सिनेप्टिक आशय, ठीक है। और ये जो आशय होते हैं, सिनेप्टिक आशय होते हैं बेटा, इन सिनेप्टिक आशय में क्या भरा हुआ होता है? तंत्रिका संचारी पदार्थ। इनमें भरा हुआ होता है तंत्रिका संचारी पदार्थ, जैसे एसिटाइल कोलिन, एसिटाइल कोलिन। तंत्रिका संचारी पदार्थ बेटा वो पदार्थ होते हैं जो आवेग को एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानांतरित करने का काम करते हैं, मतलब आवेग संचरण को बढ़ाते हैं। बात समझ में आ गई ना? तो यहाँ पे अगर अपन बात करें, ये किसकी बात करें बेटा? हम एक न्यूरॉन के भाग की, क्योंकि बेटा हमें क्या करना है? इस आवेग को न्यूरॉन से या तंत्रिका कोशिका से पेशी कोशिका तक पहुंचाना है, ठीक है। तो यहाँ पे किसकी बात करें बेटा? यहाँ पे हम उस संधि की बात कर रहे हैं जहाँ पर एक तंत्रिका कोशिका और एक पेशी कोशिका आपस में संधि में होती हैं। तो यहाँ पे हमने किसकी बात कर ली? यहाँ पे एक तंत्रिका कोशिका की बात कर ली। अब यहाँ पे बेटा इसकी संधि में होती है कौन? इसकी संधि में मिलेगी बेटा एक पेशी कोशिका। ये अगर इसको मानते हैं कि ये पेशी कोशिका होती है, ठीक है। और इस पेशी कोशिका में ये किसके संधि में होती है? ये हमारे संधि में होगी किसके? एक तंत्रिका कोशिका की। तो एक तंत्रिका कोशिका और पेशी कोशिका जहाँ संधि में होती है उस संधि को अपन क्या कहते हैं बेटा? तंत्रिका पेशी संधि, तंत्रिका पेशी संधि, या फिर इसका दूसरा नाम है मोटर एंड प्लेट। इसको हम मोटर एंड प्लेट भी कहते हैं। जैसे अगर अपन बात करते हैं कि तंत्रिका कोशिका दूसरी तंत्रिका कोशिका की जब संधि में होती है तो उसको अपन क्या कहेंगे बेटा? उसको अपन कहते हैं सिनेप्स। उसको अपन क्या कहते हैं? सिनेप्स। लेकिन जब एक तंत्रिका कोशिका एक पेशी कोशिका के संधि में होती है तो उसे अपन कहते हैं बेटा मोटर एंड प्लेट या तंत्रिका पेशी संधि, ठीक है। अगर अपन बात करते हैं बेटा, देखो यहाँ पर अगर अपन बात करें बेटा तो ये देखो, ये एक संधि, इस संधि में ये जो सिनेप्टिक घुंडी है इसकी झिल्ली, इस संधि जो झिल्ली इसके संपर्क में रहती है इसको अपन कहते हैं पूर्व तंत्रिका पेशी झिल्ली। क्या कहेंगे इसको? पूर्व तंत्रिका पेशी झिल्ली। और जो सार्कोलिमा होती है, मतलब पेशी कोशिका का जो कोशिका झिल्ली होती है सार्कोलिमा, उसका भाग जो इस संधि में भाग लेता है वो कहलाता है पश्च तंत्रिका पेशी झिल्ली। बात समझ में आ गई ना? कि जो मतलब
अगर हम सिनेप्टिक आशय की बात करते हैं तो सिनेप्टिक घुंडी की बात करते हैं तो सिनेप्टिक घुंडी का वह भाग जो इस संधि में भाग लेता है वो क्या कहलाता है? पूर्व तंत्रिका पेशी झिल्ली, ठीक है। और जो सार्कोलिमा का वो भाग जो इस संधि में भाग लेता है वो कहलाता है पश्च तंत्रिका पेशी झिल्ली, ठीक है। और बेटा ये जो पश्च तंत्रिका पेशी झिल्ली होती है, ये जो पश्च तंत्रिका पेशी झिल्ली होती है, इसके ऊपर कुछ ग्राही लगे हुए होते हैं, कुछ विशिष्ट ग्राही लगे होते हैं जो कि किसको ग्रहण करते हैं? आवेशित एसिटाइल कोलिन के अणुओं को। यहाँ पे कौन आकर के अटैच होगा? आवेशित एसिटाइल कोलिन के अणु, ठीक है। ये बेटा किसकी संरचना बना ली हमने? ये बना ली एक तंत्रिका पेशी संधि, ठीक है। और इस सिनेप्टिक आशय में क्या बेटा? माइटोकॉन्ड्रिया भी पाया जाता है, इसमें माइटोकॉन्ड्रिया भी उपस्थित होते हैं, ठीक है। अब हमने बात करी, अब बेटा ये तो हमने बात करी किसकी संरचना? ये मोटर एंड प्लेट मतलब तंत्रिका पेशी संधि की बात कर ली, जहाँ पर एक तंत्रिका कोशिका और एक पेशी कोशिका आपस में एक दूसरे से कैसे होते हैं? संधि में होते हैं, ठीक है। अब ये क्रियाविधि किस प्रकार से होती है बेटा? यहाँ देखते हैं हम कि मस्तिष्क से आवेग आया, इस आवेग को कौन लेकर के आ रहा है? प्रेरक तंत्रिकाएं। प्रेरक तंत्रिकाओं की कहाँ तक पहुंचा? एक्सॉन, एक्सॉन से होता हुआ टिलोडेंड्रोन, और टिलोडेंड्रोन से होता हुआ इस सिनेप्टिक आशय की झिल्ली तक आ गया, यहाँ तक, इस सिनेप्टिक घुंडी की झिल्ली तक आ गया। अब ये जो सिनेप्टिक घुंडी की जैसे ही आवेग इस सिनेप्टिक घुंडी तक आता है तो इसकी जो झिल्ली होती है बेटा, किसकी? सिनेप्टिक घुंडी की जो झिल्ली होती है वो कैल्शियम आयनों के लिए पारगम्य हो जाती है। किसके लिए? कैल्शियम आयनों के लिए पारगम्य हो जाती है, जिससे बाह्य कोशिकीय द्रव्य से कैल्शियम आयन इस सिनेप्टिक घुंडी में प्रवेश करना शुरू कर देते हैं। समझना बात को कि जैसे ही आवेग सिनेप्टिक घुंडी की झिल्ली तक पहुंचता है, सिनेप्टिक घुंडी की झिल्ली किसके लिए? कैल्शियम आयनों के लिए क्या हो जाती है? पारगम्य हो जाती है, ठीक है। जिससे क्या होता है कि जो कैल्शियम आयन होते हैं ये बाह्य कोशिका द्रव्य से कैल्शियम आयन कहाँ पर प्रवेश कर जाते हैं? इस सिनेप्टिक घुंडी में। और इस सिनेप्टिक घुंडी में प्रवेश करके ये इस आवेग को जो कि सिनेप्टिक घुंडी की झिल्ली पर है, इस आवेग को कहाँ पर पहुँचा देते हैं? मतलब ये कैल्शियम आयन सिनेप्टिक आशय के साथ जाकर के चिपक जाएंगे और इस आवेग को सिनेप्टिक आशय को प्रदान कर देंगे। आवेग कहाँ तक आ गया? सिनेप्टिक आशय तक। अब ये जो सिनेप्टिक आशय है, इस सिनेप्टिक आशय में क्या भरा हुआ है बेटा? तंत्रिका संचारी पदार्थ एसिटाइल कोलिन, ठीक है। कौन सा भरा हुआ है? एसिटाइल कोलिन। अब ये जो एसिटाइल कोलिन है, ये एसिटाइल कोलिन क्या हो जाता है बेटा? आवेशित, मतलब ये आवेग कहाँ तक पहुँच गया? इस एसिटाइल कोलिन तक पहुँच गया। ये आवेग बेटा कहाँ तक पहुँच गया? अब इस एसिटाइल कोलिन तक पहुँच गया, ठीक है। अब ये जो एसिटाइल कोलिन तक आवेग पहुंचा है, जैसे ही आवेग एसिटाइल कोलिन तक पहुंचता है, ये सिनेप्टिक आशय उद्दीप्त होकर के इस सिनेप्टिक घुंडी में चक्कर लगाना शुरू कर देते हैं। सिनेप्टिक घुंडी में क्या करते हैं? चक्कर लगाना शुरू कर देते हैं। और चक्कर लगाते लगाते ये इस पूर्व तंत्रिका पेशी झिल्ली के साथ जुड़ करके यहाँ पे फट जाएगा। और जैसे ही फटता है, जैसे ही सिनेप्टिक आशय फटेगा, ये जो एसिटाइल कोलिन के जो अणु हैं बेटा, ये कहाँ पे? ये जो दोनों के बीच में अवकाश होता है, इसको अपन कहते हैं सिनेप्टिक दरार। इस सिनेप्टिक दरार में आ जाते हैं। एसिटाइल कोलिन के अणु कहाँ पे आ जाते हैं? इस सिनेप्टिक दरार में आ जाते हैं। और इस सिनेप्टिक दरार में आने के बाद में इन जो आवेशित एसिटाइल कोलिन के अणु होते हैं, इनको इन ग्राहियों के द्वारा ग्रहण कर लिया जाता है। ये ग्राही किसको? इन एसिटाइल कोलिन के अणु को क्या कर लेते हैं? ग्रहण कर लेते हैं। और ये एसिटाइल कोलिन के अणु अपना आवेश किसको दे देती है? अपना आवेग किसको दे देगी? ये इस सार्कोलिमा को दे देगी। बात समझ में है ना कि लेके कौन आ रहा है इनको? एसिटाइल कोलिन कहाँ से? सिनेप्टिक आशय से लेकर के आया, फिर सिनेप्टिक दरार में आया। सिनेप्टिक दरार से इन एसिटाइल कोलिन के अणुओं को किसने ग्रहण कर लिया? इन ग्राहियों ने। और ग्राहियों ने ग्रहण करके और ये जो आवेग है वो कहाँ पहुँच गया? इस सार्कोलिमा के ऊपर पहुँच गया। और जैसे ही सार्कोलिमा के ऊपर आवेग पहुँचता है, ये ग्राही इन एसिटाइल कोलिन के अणुओं को वापस से कहाँ पर? इस सिनेप्टिक दरार में छोड़ देते हैं। बात समझेंगे ना? जब तक आवेग है तब तक उसको चिपका के रखा। उसके बाद में जैसे ही आवेग सार्कोलिमा पर आया, उसको ये जो ग्राही हैं उन्होंने इस एसिटाइल कोलिन के अणुओं को वापस सिनेप्टिक दरार के अंदर डाल दिया। अब इस प्रकार से आवेग कहाँ पहुँच गया? सार्कोलिमा के ऊपर। लेकिन यहाँ पर ये जो एसिटाइल कोलिन के अणु हैं, इनका क्या होगा? इनका क्या भविष्य होगा? क्या ये यहीं पर भरे रहेंगे? नहीं,
इनको यहाँ से हटाना ज़रूरी है। ठीक है, इसलिए हटाना ज़रूरी है क्योंकि फिर आगे और भी तो आवेग आएगा ना, ये सारे अनावेशित हैं। ठीक है, तो बेटा अगर अपन बात करते हैं कि ये एसिटाइल कोलिन के अणु कैसे इस सिनेप्टिक घुंडी में प्रवेश कर सकते हैं, लेकिन नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि एसिटाइल कोलिन के अणु का आकार कैसा होता है? बड़ा होता है। तो क्या होता है बेटा, इनको पहुंचाना भी जरूरी है अंदर। तो इस सिनेप्टिक दरार में एक एंजाइम उपस्थित होता है, एसिटाइल कोलिन एस्टरेज। एसिटाइल कोलिन एस्टरेज। तो एसिटाइल कोलिन एस्टरेज जो होता है बेटा, ये क्या काम करता है? इस एसिटाइल कोलिन को दो पार्ट में तोड़ देता है। कितने पार्ट में तोड़ देता है? दो पार्ट में इसको तोड़ देता है। पहला भाग होता है कौन सा? पहला भाग तो होता है कौन सा? पहला भाग तो होता है कौन सा? कोलिन। और दूसरा भाग होता है एसिटिक अम्ल। बात समझ गए ना? तो ये जो एसिटाइल कोलिन एस्टरेज है, इस एसिटाइल कोलिन को कितने भागों में तोड़ देता है? दो भागों में। ठीक है, कोलिन और एसिटिक अम्ल। ठीक है, दो भागों में तोड़ दिया बेटा। अब ये जो दोनों, अब इनका क्या, ये क्या करेंगे? जो बेटा एक कोलिन और एसिटिक अम्ल है, ये इस किससे? सिनेप्टिक दरार से होते हुए, ये सिनेप्टिक दरार से होते हुए कहाँ पर? यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये दो भागों में टूट गए, इनका आकार छोटा हो गया, कोलिन आ गया, एसिटिक एसिड, तो ये कहाँ प्रवेश कर जाएंगे? ये प्रवेश कर जाएंगे इस सिनेप्टिक घुंडी में। कहाँ प्रवेश कर जाएंगे? सिनेप्टिक घुंडी में। और सिनेप्टिक घुंडी में प्रवेश करके ये कहाँ चले जाएंगे? माइटोकॉन्ड्रिया में। यहाँ पे माइटोकॉन्ड्रिया भी है। कोलिन और एसिटिक अम्ल कहाँ प्रवेश कर गए? कहाँ चले गए बेटा? ये माइटोकॉन्ड्रिया में चले गए। ठीक है, और माइटोकॉन्ड्रिया में जाने के बाद में माइटोकॉन्ड्रिया में एक एंजाइम होता है एसिटाइल कोलिन सिंथेटेज। एसिटाइल कोलिन सिंथेटेज। और यहाँ पर इस माइटोकॉन्ड्रिया में इस एसिटाइल कोलिन सिंथेटेज की उपस्थिति में ये जो कोलिन और एसिटिक अम्ल है, ये बेटा वापस से एसिटाइल कोलिन के अंदर बदल जाता है। ठीक है, और कहाँ पर? माइटोकॉन्ड्रिया में इस एसिटाइल कोलिन को आशयों में बंद करके इसको पुनः सिनेप्टिक घुंडी में मुक्त कर दिया जाता है, जहाँ से ये वापस से एक नए आवेग को इस सिनेप्टिक दरार में पहुँचाने का काम करते हैं। मतलब यही एसिटाइल कोलिन के अणु बार बार घूम करके क्या कर रहे हैं? ये क्या कर रहे हैं? आवेग को स्थानांतरित कर रहे हैं। अब ये जो आवेग है बेटा, इसका स्थानांतरण कैसे हो रहा है? बेटा ये जो है आवेग का स्थानांतरण रासायनिक विधि से हो रहा है या विद्युत विधि से हो रहा है? रसायन के द्वारा हो रहा है, क्योंकि एसिटाइल कोलिन क्या है बेटा? एक रसायन है। तो रसायन की सहायता से हो रहा है। तो इसमें किस प्रकार का हो रहा है बेटा? ये जो है इसमें रासायनिक संचरण हो रहा है। एसिटाइल कोलिन की सहायता से हो रहा है, तो कैसे हो रहा है? रासायनिक संचरण हो रहा है। इस प्रकार से बेटा ये जो आवेग है, ये कहाँ से? एक तंत्रिका कोशिका से कहाँ पर? पेशी कोशिका पर पहुँच गया। ठीक है, अब आवेग कहाँ गया बेटा? सारकोलिमा के ऊपर। अब जैसे ही आवेग कहाँ पहुंचता है बेटा? सारकोलिमा पर। जैसे ही आवेग कहाँ पहुंचेगा? सारकोलिमा पर। तो सारकोलिमा पर जैसे ही आवेग पहुंचेगा तो क्या होगा बेटा कि जो पेशी कोशिका में हमने बताया था सार्कोप्लाज्मिक जालिका होती है, जो कि कैल्शियम आयन के भंडार गृह के रूप में काम करती है। सार्कोप्लाज्मिक जालिका होती है जो कैल्शियम आयन के भंडार गृह के रूप में काम करती है। ठीक है, तो कैल्शियम आयन के भंडार गृह के रूप में काम करने के कारण, मतलब जैसे ही आवेग कहाँ पहुंचा? सारकोलिमा पर, तो इस सार्कोप्लाज्मिक जालिका से क्या? कैल्शियम आयन मुक्त होना शुरू हो गए। कैल्शियम आयन क्या हो गया? मुक्त होना शुरू हो गए। ये जो कैल्शियम आयन है, ये कैल्शियम आयन मुक्त होकर के अब कहाँ जाएंगे? देखो बेटा, अगर हमने बात करते हैं जैसे ये हमारी दोनों जेड लाइन्स, ये दोनों जेड लाइन, ये है अपना कौन? मायोसिन, ये एक्टिन, इस तरह से ये क्या है? एक्टिन। हमने बात ये संरचना बना रहे हैं बेटा इसकी। ठीक है, देखते हैं होता क्या है, संकुचन किस प्रकार से होता है। ये कौन है? मायोसिन, ये है एक्टिन। तो हमें पता है बेटा ये कैल्शियम आयन जो है वो एक्टिन प्रोटीन के, ये कैल्शियम आयन एक्टिन प्रोटीन के ट्रोपोनिन के जो इकाई होती है, कैल्शियम बंधन के लिए जो इकाई होती है, वहां पे जाकर के जुड़ जाएंगे, जिससे क्या हो जाएगा कि ये ट्रोपोनिन क्या होगा? ट्रोपोनिन हट जाएगा और मायोसिन बंधन स्थल अनावृत हो जाएगा, मतलब दिखाई देना शुरू हो जाएगा। अब जैसे मायोसिन बंधन स्थल अनावृत होता है,
ठीक है। तो यहाँ पर ये कौन सा बेटा, ये मायोसिन प्रोटीन है। यहाँ का जो कौन मीरोमाइसिन का सिर भाग अपने एक्टिन बंधन स्थल के साथ, इस मायोसिन बंधन स्थल के साथ जुड़ करके क्या बना लेगा, एक क्रॉस ब्रिज या क्रॉस सेतु का निर्माण कर लेगा। किसका निर्माण कर लेगा, एक क्रॉस ब्रिज या क्रॉस सेतु का निर्माण कर लेगा। बात समझ में आ गया था कि ठीक है, क्या बन गया, क्रॉस ब्रिज या क्रॉस सेतु। और एक क्रॉस ब्रिज के निर्माण में, एक क्रॉस ब्रिज के निर्माण में बेटा एक एटीपी के अणु का उपयोग होता है। एक क्रॉस ब्रिज का निर्माण हुआ मतलब एक एटीपी के अणु का उपयोग हो गया, ठीक है। अब जैसे ही बेटा ये किसका निर्माण होता है, क्रॉस ब्रिज का, तो क्रॉस ब्रिज का निर्माण होते क्या होता है कि ये मुड़ जाते हैं। क्रॉस ब्रिज कैसे हो जाएंगे, ऐसे मुड़ जाएंगे, ठीक है। और मुड़ने का मतलब क्या है कि जो एक्टिन प्रोटीन है या एक्टिन का जो तंतु है वो मायोसिन के ऊपर फिसलता है। क्या होगा, एक्टिन का जो तंतु है वो मायोसिन का तंतु के ऊपर क्या होगा, फिसलेगा। मतलब ये दोनों जेड लाइन है दूसरे कैसे आएंगी, पास पास में आना शुरू हो जाएंगी। जैसे अगर अपन बात करते हैं ये देखो यहाँ पर ये पास में आ गई, ये देखिए, और ये दोनों स्पर्श कर लिया इन्होंने, एक्टिन ने। ये दोनों जेड लाइन क्या हो गई बेटा, एक दूसरे के पास में आ गई और क्रॉस ब्रिज का फॉर्मेशन हो गया। और लगातार क्रॉस ब्रिज में क्या होते जा रहे हैं, बनते चले जा रहे हैं। और जैसे जैसे क्रॉस ब्रिज का फॉर्मेशन होता चला जाएगा, मतलब जैसे जैसे क्रॉस ब्रिज का निर्माण होता जाएगा, जैसे जैसे क्रॉस ब्रिज का निर्माण होता जा रहा है, तो जैसे क्रॉस ब्रिज का निर्माण होगा उसी से क्या होगा बेटा, ये जो दोनों जेड लाइन है एक दूसरे के पास पास में आएगी, ठीक है। और ये कब तक पास में आएगी, ये दोनों जेड लाइन बेटा तब तक पास में आएगी जब तक ये इस मायोसिन प्रोटीन को स्पर्श नहीं कर लेती, ठीक है। ये यहाँ पर ये हो गया, इसको स्पर्श कर लिया। लेकिन जैसे ही स्पर्श करती हैं ये यहाँ पे तो कोई इस तरह से जो एक्टिन प्रोटीन की संरचना में ही परिवर्तन हो गया, इस तरह से। बात समझ में आ गई, ये दोनों जेड लाइन, ये जेड लाइन, ये देखो ये जेड लाइन एक दूसरे के कैसे आ गई, पास में आ गई बेटा। दोनों जेड लाइन एक दूसरे के पास में आ गई और ये काफ़ी सारे किसका, क्रॉस ब्रिजों का निर्माण हो गया। बात समझ में आ गई ना। तो किस तरह से बेटा क्या हो रहा है, यहाँ पर जैसे ही कैल्शियम आयन जैसे ही आवेग कहाँ पे आता है, सार्कोलिमा पर। तो सार्कोलिमा पर जैसे ही आवेग आता है तो सार्कोप्लाज्मिक जालिका से कैल्शियम आयन मुक्त होते हैं, सार्कोप्लाज्मिक जालिका से कैल्शियम आयन मुक्त होना शुरू हो जाते हैं। और ये जो कैल्शियम आयन है बेटा, ये कहाँ पे, ये एक्टिन प्रोटीन के ऊपर जो ट्रोपोनिन होता है उस ट्रोपोनिन के साथ जुड़ेगा, जुड़ करके उस ट्रोपोनिन को वहाँ से हटा देगा। और इस ट्रोपोनिन के नीचे क्या है बेटा, मायोसिन बंधन स्थल। क्या है इसके अंदर, सॉरी हाँ, मायोसिन बंधन स्थल इसके अंदर, ठीक है। और मायोसिन बंधन स्थल को अनावृत कर देगा। और जैसे ही मायोसिन बंधन क्या होता है, अनावृत होता है, तो बेटा ये जो मायोसिन प्रोटीन का जो मीरोमायोसिन का सिर भाग होता है जिसके ऊपर एक्टिन बंधन स्थल होता है, ये एक्टिन बंधन स्थल इस मायोसिन बंधन स्थल के साथ जुड़ करके एक क्रॉस ब्रिज का निर्माण कर लेता है। किसका निर्माण कर लेगा, एक क्रॉस सेतु या क्रॉस ब्रिज का निर्माण कर लेगा। और इस क्रॉस ब्रिज के निर्माण में, मतलब एक क्रॉस ब्रिज का जब निर्माण होता है तो एक एटीपी के अणु का उपयोग होता है, एटीपी के अणु का उपयोग इसके अंदर हो जाएगा। बात समझ में आ गई, एटीपी का अणु बन गया। अब ये एटीपी का ये अणु का उपयोग हो गया और क्या बन गया, क्रॉस ब्रिज। अब ये जो क्रॉस ब्रिज है बेटा, ये क्या, ये एक दूसरे के ऊपर फिसलेगा, मतलब ये मूव करेगा। ये जो क्रॉस ब्रिज है इस तरह से मूव करेगा जिससे क्या होगा कि एक तंतु दूसरे के ऊपर क्या होगा, फिसलेगा। और कौन सा तंतु बेटा, जो एक्टिन तंतु होता है, एक्टिन तंतु जो होता है मायोसिन के ऊपर क्या करेगा, फिसलता है। क्या करेगा, तंतु फिसल रहा है, विसर्पण कर रहा है। इसलिए बेटा ये जो सिद्धांत है, इस सिद्धांत को नाम ही क्या दिया गया है, तंतु विसर्पी सिद्धांत। मतलब कि जो पेशी संकुचन की जो क्रियाविधि होती है उसके लिए जो सिद्धांत दिया गया है उसका नाम है बेटा तंतु विसर्पी सिद्धांत। और ये सिद्धांत जो है वो हक्सले तथा हक्सले द्वारा दिया गया। किसके द्वारा दिया गया, हक्सले तथा हक्सले के द्वारा दिया गया, जिसमें हम कहते हैं तंतु विसर्पी सिद्धांत। ठीक है, तंतु विसर्पी सिद्धांत मतलब कि एक तंतु दूसरे पे विसर्पण कर रहा है, फिसल रहा है। ठीक है, और कौन सा तंतु किस पे फिसल रहा है बेटा, ये एक्टिन तंतु जो होता है मायोसिन के ऊपर क्या हो रहा है, फिसल रहा है। ठीक है, और ये बेटा कब तक, ये कब तक पास में आते रहेंगे, जब तक कि दोनों जेड लाइन किससे स्पर्श नहीं कर लेती हैं,
मायोसिन को, और जैसे ही मायोसिन को टच करती हैं संकुचन पूर्ण हो जाता है। ठीक है बेटा, तो यहाँ ध्यान देने की बात है बेटा। अब देखो यहाँ पर हम एक्टिन प्रोटीन की संरचना देखते हैं संकुचन के प्रारंभ में और संकुचन के बाद में। तो संकुचन के प्रारंभ में अगर अपन बात करते हैं बेटा, तो संकुचन के प्रारंभ में जो एक्टिन प्रोटीन होती है वो कैसी होती है? लंबी पतली। कैसी होती है? लंबी और पतली। लेकिन जैसे संकुचन पूर्ण होता है, डायग्राम में ध्यान से देखिए, जैसे संकुचन पूर्ण होता है ये जो एक्टिन प्रोटीन है ये बेटा कैसी छोटी और मोटी हो जाती है, क्योंकि इसमें प्रत्यास्थता का गुण है। इनमें क्या है? प्रत्यास्थता का गुण है। तो ये क्या बिल्कुल पास में आती जाती है, और जब तक आएगी तब तक वो दबती रहेगी। लेकिन जैसे ही किसको स्पर्श करती है? मायोसिन को, अब वो दबेगी नहीं। क्यों? क्योंकि मायोसिन कैसी होती है बेटा? अप्रत्यास्थ। और जैसे ही मायोसिन को स्पर्श करती है संकुचन पूर्ण हो जाता है। इसी प्रकार अगर अपन बात करते हैं बेटा शिथिलन की प्रक्रिया, शिथिलन की प्रक्रिया जो होती है बेटा, जैसे ही शिथिलन की प्रक्रिया कब होगी? जैसे संकुचन पूर्ण होता है, अब ये क्रॉस ब्रिज टूटना प्रारंभ हो जाते हैं। क्रॉस ब्रिज टूटना प्रारंभ हो जाते हैं। जैसे जैसे क्रॉस ब्रिज टूटते जाते हैं वैसे वैसे दोनों जेड लाइन एक दूसरे से दूर चली जाना शुरू हो जाती है और अपनी पूर्व सामान्य स्थिति में आ जाती है। जैसे संकुचन में के प्रारंभ में थी वैसे ही वापस अपनी नॉर्मल कंडीशन में आ जाती है। ये होता कैसे? क्रॉस ब्रिज के टूटने से। और एक चीज इसमें ध्यान देने की बात है बेटा कि जब एक क्रॉस ब्रिज टूटता है, जब एक क्रॉस ब्रिज टूटता है तो एक एटीपी के अणु का निर्माण होता है। एक एटीपी के अणु का निर्माण होता है, मतलब क्रॉस ब्रिज के बनने से, क्रॉस ब्रिज के बनने से एक एटीपी के अणु का उपयोग होता है और क्रॉस ब्रिज के टूटने पर एक एटीपी के अणु का निर्माण होता है। बात समझ में आ गया तक की? ठीक है। इस प्रकार से बेटा ये संकुचन और शीतलन की प्रक्रिया संपन्न होती है। यहाँ पे संकुचन भी हो गया और शीतलन भी हो गया, जिससे कोई भी शरीर का जो अंग है, चाहे वो हाथ हो पैर हो, जिससे हम उसको हाथ को, जिससे से हाथ इसको हम पास भी ला सकते हैं और दूर भी ले जा सकते हैं। ये जो क्रिया हो रही है ये किस वजह से हो रही है बेटा? ये संकुचन और शीतलन की वजह से हो रही है। ठीक है। और ये जो संकुचन और शीतलन किसके आधार पर होता है बेटा? ये सिद्धांत होता है तंतु विसर्पी सिद्धांत के अनुसार। और ये जो तंतु विसर्पी सिद्धांत है ये हक्सले तथा हक्सले नामक वैज्ञानिकों द्वारा दिया गया। ठीक है। तो ये है बेटा अपनी क्या, ये अपनी किसकी क्रियाविधि, किसकी क्रियाविधि हो गई? ये संकुचन की या संकुचन और शीतलन की क्रियाविधि। अब अपन बेटा एक चीज देखते हैं कि गमन और संचलन की जब हम बात करते हैं तो गमन और संचलन में केवल कौन सी, गमन और संचलन में केवल कंकाली पेशियां भाग लेती हैं बेटा। ठीक है। कंकाली पेशियां जब भाग लेती हैं तो इन कंकाली पेशियों को भाग लेने का मतलब, अब इसमें ये जो कंकाली पेशियां होती हैं इनका टाइप देखते हैं कि ये कितने प्रकार की होती है। फिर से दो प्रकार की होती है। पहली अगर अपन बात, मतलब कंकाली पेशियां दो प्रकार की होती हैं। एक तो होती है कौन सी? श्वेत, और दूसरी होती है लाल। श्वेत पेशियां और लाल पेशियां, दो प्रकार की श्वेत पेशियां और लाल पेशियां। श्वेत पेशियां बेटा ऐसी पेशियां होती हैं जिनमें मायोग्लोबिन नामक वर्णक अनुपस्थित होता है। मायोग्लोबिन नामक वर्णक अनुपस्थित होता है और ये जो कार्य करती हैं बेटा ये तीव्र गति से लेकिन कुछ समय के लिए करती हैं। इनका कार्य तीव्र गति से होता है, लेकिन मतलब तीव्र काम करती हैं, अधिक काम करती हैं, तीव्र करती हैं, लेकिन कम समय के लिए ही करती हैं। इनका कार्य तीव्र होता है लेकिन कम समय के लिए होता है और ये जल्दी ही थक जाती हैं। इन पेशियों में थकावट जल्दी ही आ जाती है। लेकिन अगर अपन बात करते किसकी, लाल पेशियों की, रेड मसल्स की अगर अपन बात करें तो लाल पेशियां बेटा वो पेशियां होती हैं जिनमें मायोग्लोबिन उपस्थित होता है। श्वेत पेशियों में मायोग्लोबिन अनुपस्थित भी हो सकता है और बहुत कम भी हो सकता है, बहुत कम भी हो सकता है। लेकिन लाल पेशियों की अगर अपन बात करें तो लाल पेशियों में मायोग्लोबिन जो होता है वो उपस्थित होता है और मायोग्लोबिन पेशियों का जो मायोग्लोबिन की उपस्थिति के कारण जो लाल पेशियां होती हैं उनका रंग कैसा होता है? लाल। और वो किसकी वजह से? मायोग्लोबिन। और मायोग्लोबिन में क्या होता है ऐसा? आयरन। मायोग्लोबिन में क्या होता है बेटा? आयरन, जिसकी वजह से इसका रंग कैसा होता है? लाल। और ये जो पेशियां होती हैं कौन सी? लाल पेशियां जो होती हैं बेटा, लाल पेशियां ऐसी पेशियां होती हैं जो किसी भी काम को, मतलब जिनकी तीव्रता कम होती है, जिनकी तीव्रता कम होती है लेकिन वो लंबे समय तक कार्य करती हैं।
जिनकी कार्य करने की क्षमता, कार्य धीमी गति से करती हैं, लेकिन वो कार्य लंबे समय तक करती हैं और ये इन पेशियों में थकावट भी नहीं होती है, बहुत कम थकावट होती है, काफ़ी लंबे समय तक इनमें थकावट नहीं होती है। जैसे पक्षी की अगर अपन बात करते हैं, जो पक्षियों के जो पंख होते हैं उनमें जो पेशियाँ होती हैं, जैसे चील जो होती है उसकी पेशियाँ, जो पंख में जो पेशियाँ होती हैं वो कैसी होती हैं, लाल पेशियाँ उसके अंदर ज़्यादा होती हैं। क्यों? कि बेटा वो हमेशा उड़ती रहती हैं, बात समझे ना। और अगर अपन बात श्वेत पेशियाँ किसमें होती हैं, जो जल्दी थक जाते हैं, जैसे हमारी प्यूपिल आइरिस की जो पेशियाँ होती हैं, ऐसे जो पलकों की जो पेशियाँ होती है, आइरिस की जो पेशियाँ होती हैं वो कैसी होती हैं बेटा, वो श्वेत होती हैं, उनमें जल्दी ही थकावट आ जाती है। ठीक है, तो ये हमने बात कर ली बेटा किसकी, ये हमने बात कर ली अपनी कंकाली पेशियों की। तो कंकाली पेशियों की संरचना और कार्य हमने देख लिया, उसकी क्रियाविधि भी हमने देख ली। अब बेटा हमने एक बात कर दी किसकी, चिकनी पेशियों की। किसकी बात करी थी हमने, दूसरे प्रकार की पेशियाँ, चिकनी पेशियाँ। बेटा हमने बताया था कि ये जो गमन और संचलन की प्रक्रिया है, गमन और संचलन की जो प्रक्रिया है वो उसमें केवल कंकाली पेशियाँ भाग लेती हैं, उसमें केवल कंकाली पेशियाँ ही भाग लेती हैं, बात समझ आ गई ना। और चिकनी पेशियाँ और इसमें भाग, लेकिन इसमें थोड़ा सा अंतर होना चाहिए। जैसे कि हमने बताया कि ये जो कंकाली पेशियाँ होती है बेटा बंडल के रूप में होती हैं। किस रूप में होती हैं, बंडल के रूप में होती हैं। अगर उनमें से एक पेशी कोशिका को निकाला जाए तो पूरा का पूरा बंडल साथ में आएगा, लेकिन और वो कैसे होती हैं, बहुकोशिकीय होती हैं। लेकिन अपन चिकनी पेशियों की बात करें बेटा, तो चिकनी पेशियाँ एकल भी हो सकती हैं, कैसी, एकल भी हो सकती हैं, और ये बेटा कैसे, समूह में भी हो सकती हैं। जैसे अगर अपन बात करें, ये देखिए इस तरह से, ये बेटा कैसे, ये एकल भी हो सकती हैं और समूह में भी हो सकती हैं, ये देखिए, ठीक है। ये है एकल और ये है समूह में। लेकिन बेटा समूह में है तो समूह में होना और बंडल में होना दो अलग अलग चीज़ें होती हैं। बंडल में से हम उस पेशी कोशिका को आसानी से नहीं निकाल सकते, लेकिन समूह में से इस एक पेशी कोशिका को निकाल सकते हैं। मतलब अगर एक पेशी कोशिका को निकालें तो दूसरे के ऊपर इसका कोई प्रभाव नहीं होगा, ठीक है। और दूसरा अंतर क्या है बेटा, कि ये जो है ये कंकाली पेशियाँ कैसी होती हैं, कंकाली पेशियाँ होती हैं बेटा कैसी, बहुकेंद्र की। ये कैसी होती हैं, यूनिन्यूक्लिएटेड, केवल एक केंद्रक पाया जाता है, एक केंद्र की है। ये कैसी होती हैं, एक केंद्र की होती हैं, ठीक है। और ये किन में पाई जाती हैं, ये विसरल ऑर्गन्स में पाई जाती है, मतलब जो अंतरांग पाए जाते हैं उनके अंदर ये पाई जाती है, ठीक है। बात करें तीसरे नंबर की किसकी, हृदय पेशियाँ। तीसरी अपनी कौन सी थी बेटा, हृदय पेशियाँ। और बताया था कि जो हृदय पेशियाँ होती हैं बेटा ये कैसी होती हैं, उनमें दोनों प्रकार के गुण पाए जाते हैं। उसके कंकाली पेशियाँ भी होती, कंकाली पेशियों का गुण भी पाया जाता है, रेखित होती हैं और ये अनैच्छिक होती हैं। लेकिन इनका खुद का लक्षण भी होता है कि ये कैसी होती हैं, शाखित होती हैं। और शाखित होने के कारण बेटा ये कैसी दिखाई देती हैं, ये एच आकृति की दिखाई देती हैं। ये देखिए शाखित होने पर ये कैसी दिखाई देती हैं, एच आकृति की दिखाई देती हैं और ये बहुकेंद्र की होती हैं, ठीक है। और वह भाग जहाँ से शाखा निकलती है, पेशी का वह भाग जहाँ पे शाखा निकलती है उसको अपन कहते हैं इंटर कैलरी डिस्क। इंटर कैलरी डिस्क ये वो भाग होता है जहाँ से क्या निकलती है, जहाँ पे शाखा निकलती है, ठीक है। तो इसी प्रकार से होता है। वो बेटा कितने प्रकार की हो गई, अगर हमने बात करें तो ये जो है हमने 3 प्रकार की पेशियाँ देखी ली। कौन सी, कंकाली पेशियाँ, चिकनी पेशियाँ और हृदय पेशियाँ, ठीक है। इस प्रकार से हमने जो गमन और संचलन है, गमन और संचलन का पहला भाग पूरा कर लिया। अब इस गमन और संचलन के लिए जैसे मैंने बताया था कि 2 तंत्रों की आवश्यकता होती है, पेशी तंत्र और कंकाल तंत्र, ठीक है। तो बेटा अगले चैप्टर में या अगले क्लास में हम किसके बारे में बात करेंगे, हम बात करेंगे कंकाल तंत्र के बारे में, कि कंकाल तंत्र में कौन कौन सी जो अस्थियाँ पाई जाती हैं और वो किस प्रकार से कार्य करता है।